नमस्कार, मैं डॉक्टर इतारा आनंद, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम भाग 3 में ज्ञान और प्रमाण को अनुमान, उपमान और शब्द की अवधारणा के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञान के प्रमाण में हम आगे देखेंगे अनुमान के बारे में। अनुमान को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर प्राचीन भाषा में अनुमान का अर्थ अटकलें लगाने, अंदाजा लगाने के लिए लिया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि बाहर खड़े पेड़ में कितनी पत्तियां हैं या आसमान में कितने तारे हैं, यह सवाल का जवाब देने के लिए हम क्या कहेंगे? यदि हम इन सवालों को टालना नहीं चाहते तो हमें इनका एक तरह का जवाब तो देना होगा। उन जवाबों के बारे में कोई कह सकता है कि अटकल या अंदाजा भर है। संभव है कि हमारी अटकल सत्य के करीब हो और यह भी सत्य है कि सत्य से कोसों दूर हो। इस तरह अटकल लगाने में सत्य तक पहुंचाने का कोई ठोस आधार हमारे पास नहीं होता। ज्ञान के प्रमाण के रूप में अनुमान का अर्थ इस तरह के अटकल लगाना नहीं है। इसके लिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। यदि कोई हमारा ध्यान कहीं दूर उड़ती हुई धुआं की तरफ दिलाए, हम कह सकते हैं कि वहां आग लगी है। यदि जो दिख रहा है वह सचमुच धुआं ही है तो धूल का गुब्बार आदि नहीं। क्या हमारे द्वारा धुआं को देखकर आग होने के नतीजे तक पहुंचने पर कोई संदेह करेगा? हम आए दिन इस तरह के अटकलें भी लगाते हैं और किसी एक चीज को देखकर दूसरी चीजों के बारे में पता लगाते हैं। जैसे कि हम दूर दूर तक जमीन को गीला देखकर यह सहज ही मान लेते हैं कि बारिश हुई है। गिद्धों को उड़ता देखकर कह सकते हैं कि आसपास मरा हुआ जानवर पड़ा है, या नदी में गंदला तेज बहता पानी देखकर मान लेते हैं कि कहीं बारिश हुई है। भारतीय दर्शन और न्याय दर्शन में एक चीज के ज्ञान से किसी दूसरी चीज के ज्ञान पर पहुंचने के लिए, जिसे हम जानते हैं, अनुमान कहते हैं। इस तरह का ज्ञान अटकल लगाने से भिन्न होता है और अनुमान के जरिए हम किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं जिस पर हम सहज ही सत्य होने का विश्वास करते हैं। हालांकि जो व्यक्ति इस तरह एक चीज को देखकर दूसरे के बारे में अनुमान लगा रहा है, संभव है उसे यह पूछा जाए कि वह इस नतीजे पर कैसे पहुंचा, तो वह इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन अनजाने ही सही वह अपनी तर्क बुद्धि या सहज बुद्धि से ज्ञान प्राप्ति के एक साधन अनुमान का इस्तेमाल कर रहा होता है। न्याय दर्शन में अनुमान को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण माना गया है। इसे लेकर बहुत चिंतन किया गया है। अब तक हम न्याय दर्शन की दृष्टि से अनुमान पर चर्चा करेंगे। न्याय दर्शन में यह माना जाता है कि अनुमान के माध्यम से हम निश्चयात्मक या असंदिग्ध ज्ञान पर पहुंचते हैं, और यह ऐसा ज्ञान है जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संभव नहीं है। अनुमान के द्वारा हम किसी प्रत्यक्ष विषय के बारे में जानते हैं। उदाहरण के लिए, हमें कहीं दूर धुआं दिखाई दिया और धुआं देखकर यह अनुमान लगाया कि वहां आग है। यहाँ हमें धुआं का तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, अर्थात हमारी आंख धुएं को देख पा रही है। लेकिन जिस चीज का अनुमान किया गया उसे उस समय हम किसी भी इंद्रिय के माध्यम से नहीं जान पा रहे हैं। इस उदाहरण में धुएं का ज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है और आग हमारे लिए अप्रत्यक्ष है, अर्थात किसी भी इंद्रिय से हमें उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम इस तरह के निश्चय पर पहुंचते कैसे हैं? न्याय दर्शन का मानना है कि अनुमान में हम दो वस्तुओं के बीच के संबंध को देखते हैं, और यह ऐसा संबंध होता है कि एक वस्तु के होने पर दूसरी का होना लाजमी होगा। जैसे कि हमने पहले उदाहरण में धुएं और आग के संबंध को देखा। क्या यह उदाहरण में ऐसा संभव है कि धुआं तो हो लेकिन आग नहीं हो? यदि धुआं होगा तो आग तो होगी ही। हम देखते हैं कि जब भी हम चूल्हे में आग जलाते हैं, जलाने की प्रक्रिया में आग के साथ धुआं उठता है। क्या कभी चूल्हे में लकड़ी से आग जलाते हुए ऐसा हुआ है कि धुआं तो उठा हो लेकिन वहां आग नहीं हो? या संभव है कि आग तेज नहीं हो, बस सुलग रही हो? अर्थात यदि धुआं है तो वहां आग का होना अनिवार्य है। दो चीजों के बीच इस तरह के संबंध को न्याय दर्शन में व्याप्ति कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक चीज के होने पर दूसरी होगी ही। लेकिन क्या आग को देखकर धुआं का अनुमान करना भी संभव है? उदाहरण के लिए, क्या कहीं आग तो हो और वहां अनिवार्य रूप से धुआं भी हो? शायद वह कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अनेक बार आग बिना धुआं के भी हो सकती है, जैसे कि आग का खिला हुआ कोयला या रसोई गैस की जलती हुई आग। इन दोनों उदाहरणों में आग तो है लेकिन धुआं नहीं है।
और जब आग पूरी तरह से खिल चुकी होती है उस समय आग तो होती है लेकिन धुआं नहीं होता। अर्थात हम धुआं को देखकर आग का अनुमान तो लगा सकते हैं, लेकिन आग को देखकर धुआं का अनुमान लगाना गलत होगा। न्याय दर्शन के अनुमान में दो भेद बताए गए हैं, स्वार्थ अनुमान और पदार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान का अर्थ है जिसे व्यक्ति स्वयं के लिए करता है। मान लीजिए आप सुबह के वक्त घूमने या किसी काम से निकले। आपने आसपास की जमीन को दूर दूर तक गीला देखकर, पेड़ों को धुला धुला देखकर आप अनुमान लगाते हैं कि रात को बारिश हुई है। यहाँ आपने तुरंत अपने लिए अनुमान लगाया, अर्थात दूसरे के इसे कहने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए इसे क्रमबद्ध रूप से वाक्यों में व्यवस्थित नहीं करते। जबकि पदार्थ अनुमान वह होता है जिसे हम दूसरों को बताते हैं। ऐसा करते हुए हम अनुमान को व्यवस्थित रूप से वाक्य में क्रमबद्ध रूप से प्रकट करते हैं। यह आम बात है कि दूसरों को बताने और सहमत करने के लिए हमें बात को ज्यादा खोलकर और क्रमबद्ध रूप से कहना पड़ता है। जिस तरह स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान का भेद किया गया है, उसी प्रकार न्याय दर्शन में अनुमान के एक और भेद की बात कही गई है। न्याय दर्शन में माना गया है कि जब हम वर्तमान की घटना को देखकर किसी भविष्य की घटना का अनुमान करते हैं, यह भी अनुमान का प्रकार है। इसे पूर्ववत अनुमान कहा जाता है। इसमें पहली घटना जो हमें दिखाई दे रही है उससे दूसरी घटना का अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण के लिए हम काले घने बादलों को देखकर यह अनुमान करें कि बारिश होगी। हम जानते हैं कि बारिश होने का अनिवार्य कारण बादल है। किसी भी सूरत में बादल के बिना बारिश नहीं होगी। अतः हमने पहले कारण को देखा और उसके बाद उसके परिणाम का अनुमान लगाया। इसी तरह अनेक बार हम किसी घटना को देखकर उसके कारण का अनुमान भी करते हैं। इसे न्याय दर्शन में सैरावत अनुमान कहा जाता है। उदाहरण के लिए दूर दूर तक गीली जमीन देखकर पहले हो चुकी बारिश का अनुमान करते हैं। यह परिणाम यानी जमीन के गीली होने के पहले देखा और उसे बारिश का अनुमान लगाया। इन दोनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि कार्य कारण संबंध को देखा जा सकता है। इसी तरह तीसरे प्रकार के अनुमान को न्याय दर्शन में सामान्योत दृष्ट अनुमान कहा जाता है। इसमें हम किसी घटना का प्रत्यक्ष नहीं करते, बल्कि कुछ घटनाओं के आधार पर यह अनुमान करते हैं कि यदि ऐसा हो रहा है तो वह भी होगा। उदाहरण के लिए हम चंद्रमा को रोज देखते हैं। हमें उसकी गति का प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि चंद्रमा समय के अंतराल पर अलग अलग जगह पर दिखाई देता है। अतः चंद्रमा गतिशील है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन हो रहा है तो वह गतिशील है, चाहे वह हमें चलता हुआ ना दिख रहा हो। अनुमान को दूसरे के सामने किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, इस बारे में न्याय दर्शन का मानना है कि इसे अभिव्यक्त करने के लिए 5 स्पष्ट वाक्यों में किसी के सामने रखा जाना चाहिए। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहाड़ पर आग है क्योंकि वहां धुआं है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। जैसे चूल्हे में अंगीठी में, पहाड़ पर वैसा ही धुआं है, अतः पहाड़ पर आग है। अनुमान की स्थिति को इस रूप में देखा या देखकर किसी को भी यह लग सकता है कि अनुमान की प्रस्तुति को इस रूप में देखकर लग सकता है कि सामान्य रूप से शायद ही अनुमानों को इस तरीके से अभिव्यक्त करते हो। लेकिन न्याय दर्शन मानता है कि यदि दूसरे के सामने अनुमान को व्यक्त करना है तो यही उचित तरीका है। यदि अनुमान के लिए दिए गए उदाहरण को देखें तो कुछ बातें नजर आती है। जिस वाक्य पर विचार किया जा रहा है उसे स्पष्ट रूप से सामने रखता है। दूसरे वाक्य में पहले जो कहा गया है उसका कारण बताया गया है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अर्थात तीसरे वाक्य में एक धुआं और आग के संबंध को बताते हुए एक सामान्य बात कही गई है और साथ ही उदाहरण भी दिया गया है। चौथे वाक्य में जो कहा गया है वह बताता है कि तीसरे वाक्य में चूल्हे और अंगीठी के लिए कहा गया है वह पहाड़ पर भी लागू होता है। और अंतिम एवं पांचवें वाक्य में पहले 4 वाक्य में कई बातों के आधार पर निष्कर्ष है और यह पहले वाक्य का पुनर्कथन है। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि हमें धुएं का प्रत्यक्ष हो रहा है जिसके माध्यम से हम आग तक पहुंच रहे हैं। यह अनुमान प्रत्यक्ष ज्ञान पर
आधारित है। मान लीजिए हमें धुएं का प्रत्यक्ष ही नहीं हो रहा, तो क्या हम आग का अनुमान कर पाएंगे? दूसरे, धुएं और आग के बीच एक ऐसा संबंध देखा गया है जो कि हमेशा ही पाया जाता है। न्याय दर्शन अनुमान प्रयोग के बारे में हमें आगाह भी करता है। उनका मानना है कि अनेक बार अनुमान का प्रयोग गलत तरीके से भी किया जाता है, अतः अनुमान करते हुए सावधानी करनी चाहिए। इसलिए न्याय दर्शन में ऐसी चीजों को भी चिन्हित किया गया है जिनमें गलत अनुमान लगाया जा सकता है। इस तरह की भ्रांति उत्पन्न करने वाली चीजों को न्याय दर्शन में हेत्वाभास कहा गया है। हेत्वाभास को समझने के लिए गलत अनुमान का एक उदाहरण लेते हैं। कौवा एक बुद्धिमान प्राणी है क्योंकि उसके दो पैर हैं। दो पैरों वाले प्राणी बुद्धिमान होते हैं, जैसे इंसान। कौवा के दो पैर है इंसान की तरह, अतः कौवा एक बुद्धिमान प्राणी है। इस उदाहरण से सहज ही समझ सकते हैं कि इसमें क्या समस्या है। यह जो सामान्य सिद्धांत माना गया है कि दो पैरों वाले प्राणी बुद्धिमान होते हैं, वह ठीक नहीं है। अतः अनुमान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि जिस सामान्य सिद्धांत को अनुमान का आधार बनाया जा रहा है वह सत्य हो। हमने देखा कि अनुमान ज्ञान का महत्वपूर्ण साधन है और इसे हम अनेक बार रोजमर्रा के जीवन में काम में लेते हैं, लेकिन फिर भी इसकी कुछ समस्याएं हैं। जिस तरह प्रत्यक्ष का ज्ञान इंद्रियों के संपर्क में आने वाली चीजों का भी होता है और इंद्रियों के संपर्क से बाहर रह गई चीजों का ज्ञान नहीं हो पाता, उसी तरह बहुत से विषय ऐसे हैं जिनके ज्ञान हमें अनुमान से भी नहीं हो पाता। चंद्रमा पर क्या है, अथवा अंग्रेजों ने भारत पर किस तरह अपना शासन कायम किया, आदि इसके उदाहरण हैं। बहुत सा ज्ञान हम दो वस्तुओं की तुलना से प्राप्त करते हैं, और अतीत का ज्ञान अथवा ऐसा ज्ञान जिसे हासिल करने के लिए महारत चाहिए, वह सभी अनुमान के माध्यम से नहीं हो सकते। उपमान ऐसी बहुत सी चीज जिनके बारे में हम पहले से नहीं जानते और उनके बारे में जानने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों के माध्यम से नई चीजों अथवा वस्तुओं के बारे में जानने पर चर्चा की है, लेकिन इनके अलावा भी हम बहुत सी वस्तुओं के बारे में दूसरों से सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जब वह वस्तु साक्षात हमारे सामने प्रकट होती है तो हम कहते हैं, अरे यह तो फला चीज है। उदाहरण के लिए, किसी बातचीत के दौरान नील गाय का जिक्र आए और मान लीजिए हम नील गाय के बारे में नहीं जानते, उसके बारे में जानने की हमारी सहज जिज्ञासा होती है। नील गाय क्या और कैसी होती है? कोई जंगल में रहने वाला यह जानकर व्यक्ति हमें बताए कि नील गाय एक जानवर होता है और कुछ कुछ गाय जैसे होता है। सिर पर सींग भी होते हैं। रंग गाय की तरह पूरा सफेद तो नहीं होता, लेकिन कुछ नीले जैसा होता है, और वह जंगल में रहती है। इसके बाद जब हम जंगल जाते हैं और पहले बताए जानवर जैसा देखते हैं, तो तुरंत हमारे मन में आता है कि यही नीलगाय है। उपमान से प्राप्त होने वाला ज्ञान किसी ऐसी चीज के बारे में होता है जिसे हमने अभी तक नहीं देखा है, और उसके बारे में किसी परिचित चीज का वर्णन करते हुए बताया जाता है। जब हम बताए गए चीज को साक्षात देखते हैं, तब हम मान लेते हैं कि यह वही चीज है जिसके बारे में बताया गया है। न्याय दर्शन में इस तरह से ज्ञान प्राप्त करने के तरीके को उपमान कहा जाता है। उपमान में किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ सादृश्य दिखाया जाता है, और सादृश्य का मतलब उनके समान गुणों का वर्णन करके बताने से है। लेकिन उपमान से जिस चीज के बारे में बताया जाता है, इसका प्रत्यक्ष होना भी जरूरी है। कहा जा सकता है कि अंततः यह भी प्रत्यक्ष ज्ञान पर ही निर्भर करता है। शिक्षा में जानने के इस तरीके का खूब इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को ऐसी अनेक चीजों के बारे में उपमान के माध्यम से ही बताया जाता है जिसे उन्होंने अभी तक नहीं देखा है। जिस चीज के बारे में बताया जाता है, उससे मिलती जुलती चीज के साथ सादृश्य से अनजानी चीज के बारे में बताया जाता है। उदाहरण के लिए, बच्चों को समुद्र के बारे में बताना है और उन्होंने कभी टेलीविजन में भी समुद्र को नहीं देखा, तो तालाब के साथ सादृश्य स्थापित करते हुए बताते हैं। कहते हैं कि कल्पना करो कि तालाब इतना बड़ा हो कि इसका कोई और छोर ही ना दिखे, तो समुद्र कुछ ऐसा होता है। हालांकि न्याय दर्शन मानता है कि सादृश्य बताते हुए सावधानी रखनी चाहिए,
क्योंकि दो चीजों में बहुत सी विशेषताओं के समान होने के बाद भी यह जरूरी नहीं है कि जिस चीज के बारे में बता रहे हैं उसका ज्ञान हो जाए। उदाहरण के लिए भैंस और गाय में बहुत ही समानता है, लेकिन फिर भी हम भैंस को गाय नहीं कहते या गाय जैसा नहीं बताते। अतः उस सादृश्य या समानता को बताया जाना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण है। अभी तक हुई चर्चा के बाद यदि हम ध्यान दें तो उपमान की भी कुछ समस्याएं और सीमाएं नजर आती है। उपमान की एक समस्या यह है कि अंततः उस वस्तु के प्रत्यक्ष पर ही निर्भर करता है जिसके बारे में बताया गया है। दूसरा, हर एक चीज का सादृश्य स्थापित किया जा सके यह जरूरी नहीं है। ज्ञान के प्रमाण के लिए हम शब्द को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसी चीजों के बारे में ज्ञान अर्जित करना हो जिनका प्रत्यक्ष संभव नहीं हो तो क्या करेंगे? मान लीजिए हमें इग्नू यानी बर्फ के घर के बारे में बताना है और हमें पता है कि बहुत से इंसान अपने पूरे जीवन में इग्नू का प्रत्यक्ष नहीं कर पाए, तो उनके बारे में कैसे ज्ञान अर्जित किया जा सकेगा? या ऐसे और भी बहुत से विषय हो सकते हैं जिनके बारे में सामान्य व्यक्ति को कभी प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता, जैसे ध्वनि तरंगे, चुंबकीय तरंगे, परमाणु की संरचना आदि। अतः यह समस्या सामने आती है कि आखिर ऐसे विषयों के बारे में कैसे ज्ञान होता है। कुछ ऐसे ही विषयों के बारे में जानने के लिए न्याय दर्शन एक अन्य प्रमाण की बात करता है जिसे हम शब्द प्रमाण कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि शब्द का सामान्य प्रयोग भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि समूह के लिए किया जाता है और जिसका कोई अर्थ हो। उदाहरण के लिए कमल, रंग, महल और पेड़ आदि ऐसी ही ध्वनि हो सकती है। ऐसी भी ध्वनि हो सकती है जिनके कोई अर्थ ना हो। ऐसी ध्वनि समूह को शब्द नहीं माना जाता या उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। भारतीय दर्शन एवं न्याय दर्शन में शब्द को एक प्रमाण अथवा ज्ञान के साधन के रूप में माना गया है। इसका आशय शब्द अथवा वाक्य से होने वाले ज्ञान के रूप में लिया जाता है। वास्तव में न्याय दर्शन में शब्द का अर्थ है भाषा है। हम कैसे जान पाते हैं कि भारत में 1947 में अंग्रेजों से आजादी हासिल की? हम कैसे जान पाते हैं कि चंद्रमा की सतह उबड़ खाबड़ है? हम कैसे जान पाते हैं कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर 24 घंटे में चक्कर काटती है? हम कैसे जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते चले जाने के साथ साथ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम होता चला जाता है? निश्चित रूप से पहले सवाल के जवाब में कहेंगे कि हमने इतिहास पढ़ा है या हमें बताया गया है। जैसे सवाल के जवाब में हम कहेंगे कि कुछ व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर गए हैं, उन्होंने देखा है। इसके अलावा कुछ उपग्रह भेजे गए हैं, उनके माध्यम से हमें पता चलता है। तीसरे और चौथे सवाल के जवाब में हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों में इसका अध्ययन किया है और उन्होंने ऐसी बात कही है। हम अनेक ऐसी वस्तुओं के अस्तित्व के बारे में जानते हैं जिन्हें हमने स्वयं नहीं देखा है, ना ही जिनके बारे में हमने विचार किया है। ऐसी चीजों के बारे में प्रमाणित लोगों या उस विषय के जानकार लोगों के कथनों पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन क्या सभी चीजों पर इतनी आसानी से विश्वास किया जा सकता है? मान लीजिए कोई सामान्य आदमी कहे कि उसने आकाश में एक कमल का फूल खिलते हुए देखा है। एक राजनेता इतिहास पर भाषण देते हुए कहे कि अंग्रेज भारत पर इसलिए हुकूमत स्थापित कर पाए क्योंकि उस समय लोगों की भगवान में आस्था कम होने लगी थी और अधर्म का बोलबाला बढ़ गया था। इतिहास बताने वालों की खेती की बीमारी का उपचार करने के लिए सभी किसानों को वैदिक काल का इतिहास पढ़ना चाहिए। एक गीतकार बताने लगे कि न्यूटन के सिद्धांत दरअसल संगीत का ही दूसरा रूप है, तो क्या हम उनके द्वारा कही बातों पर यकीन करेंगे? यदि आपको यह बातें सही लगती है तो कारण सहित बताएं और यदि नहीं लगती तब भी कारण बताएं। शायद एक बात हम यह कहेंगे कि जिन विषयों पर लोग बोल रहे हैं वे उस विषय के जानकार लोग नहीं हैं। दूसरा, कोई यह कह सकता है कि जो चीज कही गई है वह विश्वास करने लायक नहीं है। तीसरा, कोई कह सकता है कि उन्होंने अभी तक इस विषय में जो जाना है वह इससे मेल नहीं खाता। यह सभी बातें हम अपनी सहज बुद्धि से ही कहेंगे। लेकिन आगे हम देखेंगे कि न्याय दर्शन शब्द अथवा वाक्यों के माध्यम से होने वाले ज्ञान के बारे में क्या कहता है। न्याय दर्शन का मानना है कि विश्वास योग्य व्यक्तियों, विषय के जानकार व्यक्तियों के कथनों से हमें ज्ञान होता है एवं इतिहासकार परंपरा तथा धर्म शास्त्रों की दिव्य वाणी के आधार पर बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन न्याय दर्शन का मानना है कि समस्त शब्द ज्ञान अर्थात नहीं होता। अतः शब्द
को प्रमाण तभी माना जाता है जब इसके द्वारा यथार्थ ज्ञान मिलता हो। ऐसे विश्वास योग्य व्यक्ति के शब्दों अथवा कथनों को भी प्रमाण माना जाता है जिनका स्वयं यथार्थ ज्ञान है। ऐसे विश्वास योग्य व्यक्तियों को आपत पुरुष भी कहा जाता है और उनके द्वारा कहे गए शब्दों या कथनों को आपत वचन कहा जाता है। शब्द प्रमाण से होने वाले ज्ञान तभी संभव है जबकि आपत पुरुष या विश्वास योग्य व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्द अथवा वचन निश्चित अर्थ देने वाले हो। इस तरह के वचनों से होने वाले ज्ञान ही शब्द ज्ञान होता है। न्याय दर्शन में शब्द प्रमाण को दो प्रकार का माना जाता है। एक विश्वास योग्य व्यक्ति या आपत पुरुष द्वारा ऐसी वस्तु का ज्ञान जिनका प्रत्यक्ष हो सके और दूसरी तरह का ऐसी वस्तु के बारे में ज्ञान जिनका प्रत्यक्ष नहीं हो सके, अर्थात ऐसी वस्तु का ज्ञान जिनको हम प्रत्यक्ष के माध्यम से जान ही नहीं सकते, जैसे कि आत्मा, परमात्मा। यह सही है कि इसी विषय की जानकारी के द्वारा हमें बहुत सा ज्ञान मिलता है। हम बहुत सी वस्तुओं का ज्ञान स्कूल में प्राप्त करते हैं और आए दिन इस प्रमाण का प्रयोग भी करते हैं। शिक्षक द्वारा बताई गई बात पर किस आधार पर यकीन करते हैं कि वह जो बता रहे हैं सही होगा। स्कूल की किताबों के बारे में भी हम सहज ही विश्वास करके चलते हैं कि जो लिखा है वह योग्य व्यक्तियों ने ही लिखा है, लेकिन फिर भी इसकी प्रामाणिकता संदेह के घेरे में आती है। हम कैसे तय करें कि अमुक ज्ञान यथार्थ ज्ञान है और अमुक नहीं। मान लीजिए कि कोई धर्म ग्रंथ कहे कि पृथ्वी शेष नाग के फन पर टिकी है, तो हम क्या कहेंगे? दूसरी बात यह है कि ज्ञान के संदर्भ में यह मानकर चलना पड़ेगा और ज्ञान का इतिहास भी हमें बताता है कि मानवीय ज्ञान स्थिर चीज नहीं है, इसमें भी परिवर्तन होता रहा है। यदि लिखित शब्द जमाने पहले के विचारों के हैं या कहने वाले लोग 1000 साल पुराने ज्ञान को ही ऐसे ही गा रहे हैं जैसे कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तो यह उचित नहीं होगा। दूसरा, इस पर सबसे ज्यादा संदेह लिखने वाले की सोच की वजह से होता है। आखिर वह किस सोच के तहत लिख रहा है। तीसरा, शब्द पर यकीन करने की समस्या। जो व्यक्ति इस तरह का ज्ञान दे रहा है उसके निहित स्वार्थों की भी होती है। यह कैसे जाने कि इसमें उसके किसी तरह की निजी स्वार्थ नहीं है। न्याय दर्शन के प्रमाणों पर चाहे जो भी प्रश्न उठाए गए हो, लेकिन यह सही है कि इंसान को होने वाले ज्ञान के यही प्रमाण है जिन्हें स्वयं न्याय दर्शन मानता है, बल्कि बाकी सभी भारतीय दर्शन भी थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ मानते हैं। इंसानों को होने वाला समस्त ज्ञान किसी एक प्रमाण से अर्जित नहीं होकर सभी प्रमाणों को मिलाकर होता है, लेकिन इसके बावजूद हम यह भी मानते हैं इन सभी का अलग अलग या एक साथ उपयोग करते हुए हम भ्रांति या मिथ्या ज्ञान का शिकार भी होते हैं। उनके उपयोग के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि इंसान को उनके माध्यम से ज्ञान अर्जित करते हुए सचेत रहने की आवश्यकता है। इंसान तभी ज्ञान की तरफ अग्रसर होता है जब वह अपने ज्ञान के प्रति पुनर्चिंतन करता रहे और खुले मन से दूसरे तरह के ज्ञान को समझने के लिए तैयार रहे। धन्यवाद। आज हमने भाग 3 में ज्ञान और प्रमाण को अनुमान, उपमान और शब्द की अवधारणा के साथ समझा। आशा करती हूँ आप लोगों को यह पाठ्य सामग्री समझ में आई होगी। धन्यवाद।